नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल। टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल डिस्कस करते हैं। डीप से आराम से समझना। मान लो मेरे पास कोई डाइपोल है, ये है डाइपोल, ठीक है जी। ये अपन ने डाइपोल रख दिया, किसी एंगल पर रखा है, ठीक है। उसके पॉइंट के अपन डिस्कशन करेंगे कि एंगल पे क्यों रखा है। और यहाँ पे मैंने रख दिया पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पर रखा है मैंने नेगेटिव क्यू चार्ज। इस पॉइंट पे डाइपोल तभी बनता है ना जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है एवरी सिंगल पॉइंट इज इक्वल, सेम, ठीक है। और अब इन दोनों डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस डिस्कस करते हैं वो हमेशा क्या होती है? 2l। ये हमने बात कर चुके हैं ना, ये हम बात कर चुके हैं कि माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड साइन अपोजिट और डिस्टेंस 2l। अब मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? प्लस क्यू चार्ज पे। प्लस क्यू चार्ज पे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है तो यहां लिखेंगे हम ये आपका बना फोर्स और हमने इसको नाम दिया F इक्वल्स टू QE। सही बात। इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? भाई नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, तो इसका अपन ने फोर्स यानी का मैग्नीट्यूड तो F इक्वल्स टू QE होगा। माइनस QE क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम डायरेक्शन की वजह से, नेगेटिव की वजह से हम डायरेक्शन इवॉल्व कर चुके हैं। माइनस QE या QE माइनस क्यू पर लगने वाला फोर्स है वो F इक्वल्स टू QE इस तरफ क्यों होगा, वो मैंने आपको रीजन दे दिया। F इक्वल्स टू QE यहाँ क्यों होगा, रीजन दे दिया। दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन तो इन दोनों की अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। जब कभी ऐसा होता है कि लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन है अपोजिट, तो वह ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। मैं सिंपल सी बात है। कैसे? अगर मान लो मेरे पास ये एक पेन, इस पे एक फोर्स लगाइए आप ऐसे और एक फोर्स लगाइए आप ऐसे, तो जब इस पे एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे लगने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रोटेट, ठीक है। ये लीनियर मोशन नहीं कर सकता, नहीं लीनियर मोशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस वक्त लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो अभी हमने बात की थी टॉर्क की, तो वो टॉर्क लगने लगता है इसके ऊपर। तो अगर इस पर टॉर्क लगेगा और मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट्स मेकिंग एंगल थीटा, तो टॉर्क निकालने के लिए मेरे को एक तो चाहिए फोर्स। अच्छा, ये दोनों फोर्स मिलकर क्या प्रोड्यूस करने वाले? कपल फोर्स, ठीक है। एक यूम, फोर्सेस का बल का एक यूम बनाते हैं और उस यूम की वजह से क्या करने लगता है? वो चीज रोटेट करने लगती है, रोटेट करने का प्रयास करती है, ठीक है। लीनियर मोशन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि यह डाइपोल यूं आगे चलने लग जाए, आगे से नहीं चल पा रहा क्योंकि फोर्सेस एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो रोटेशन होगा, ये बात क्लियर है कि रोटेशन होगा, ठीक है। तो रोटेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए? टॉर्क। टॉर्क हम बात करते हैं, और टॉर्क होता क्या है? जनरली जब टॉर्क का फॉर्मूला डिस्कस करते हो आप, तो टॉर्क आपने 11th में पढ़ा है R क्रॉस F। तो F तो हो गया इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, कोई सा भी फोर्स उठा लो, लेकिन R एक्चुअली क्या होती है? दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लगने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो ये मेरे पास ये एक फोर्स मेरे पास इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स मेरे पास इस तरफ लग रहा है, ऐसे। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब कि आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे और बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो दोनों के लिए क्या है? दोनों को 90 पे टच करने वाली। एज द सेम वे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूं? तो सीधी बात है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये यहां पर मेरे को क्या बताने वाला है
इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक फोर्स यहाँ एक फोर्स यहाँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये इन दोनों के बीच की क्या होगी, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, क्योंकि फॉर्मूले में जो ये आर होती है ये लंबवत दूरी होती है। कई बच्चे इसको रेडियस पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको ओनली दूरी पढ़ते हैं, डिस्टेंस नहीं। ये क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये श्योर है, ठीक है। अच्छा आप देख लीजिए 90 पे, यहां भी देखूंगा तो 90 पे, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये एंगल है थीटा। अब देखो जनरली तो मेरे को अब यहाँ पर ये लगेगी सेकंड भी, लेकिन अब क्या है, ये बोर्ड का टॉपिक, तो बोर्ड में हम शॉर्टकट नहीं मार सकते, लेकिन शॉर्टकट बता देता हूं। अगर मान लो मेरे पास 2l, दैट इज अ 2l, यस और नॉट, विद द एंगल मूव करोगे क्या मिलेगा, 2l cos थीटा, और ये क्या मिलने वाला 2l sin थीटा। इसका मतलब 100% जो ये वाली वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या मिलने वाली 2l sin थीटा विद द शॉर्टकट। लेकिन बोर्ड में शॉर्टकट नहीं चलेगा, तो इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b, इसको नाम दे देते हैं c। इसका मतलब मेरे को b से लेके c तक की डिस्टेंस अगर ये 2l है, जो कि है, ये तो मान दो, ये क्या मिलने वाला है विद द एंगल 2l cos थीटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 2l sin थीटा। 100% क्या मिलने वाला है, 2l sin थीटा ही मिलने वाला है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर r क्रॉस है, वेक्टर है, तो sin थीटा मिल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर नॉर्मली भी sin थीटा ही मिल रहा है, लेकिन विद द 2l। अब अपन चेक कर लेते हैं इस डायग्राम से, ठीक है, क्योंकि मेरे को f पता है, f इक्वल्स टू QE है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब r की बात करते हैं, r मतलब कि ये डिस्टेंस में परपेंडिकुलर है। अगर मैं डायग्राम पे जाऊं, मेरे को चाहिए BC, तो sin थीटा क्या होगा, sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, sin थीटा परपेंडिकुलर क्या है BC, तो आपने लिखा BC, यही आपको रिक्वायरमेंट है निकालने के लिए, BC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने वाला 2l, तो मेरे को BC की वैल्यू मिली 2l sin थीटा। इसका मतलब दैट इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो मेरे पास f है, मेरे पास r मिल गई है, तो मैं यहाँ पर पुट करके क्या निकाल सकता हूँ, टॉर्क, ठीक है। रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो याद रखना दैट इज द 2l, दैट इज गोइंग टू बी cos थीटा, दैट इज गोइंग टू बी 2l sin थीटा, बात करता हूँ, ठीक। लेकिन ऐसे बोर्ड में अपन एक बार इसको रिप्रेजेंट करके जरूर आना, ठीक है। अब मेरे पास जो भी r और f है, इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिख रहा हूं, तो इक्वल्स r की वैल्यू कितनी मिली, 2l sin थीटा, ओके। यहां पर f कितना, QE, डन, 2l sin थीटा, ये थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस f QE, ठीक है। अरेंज करो, अरेंज किया, तो इक्वल्स टू Q और 2l को साथ लिखा, ठीक है, Q और 2l को साथ लिखा, यहाँ पे लिखा E, यहाँ लिखा sin थीटा, ठीक है जी। सब मैग्नीट्यूड में चल रहा है, अभी मैंने किसी पे वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर लगाने की कोई जल्दी नहीं है अपन को। तो इक्वल्स टू Q इंटू 2l, Q इंटू 2l, E, ये रहा sin थीटा है, सब कुछ यही है, ठीक है। ये क्या होता है, तो इक्वल्स टू P E sin थीटा, तो इक्वल्स टू P E sin थीटा, आ गया। अरे भाई sin थीटा है, कुछ लोग यहाँ पे ये sin थीटा लेके चलते हैं, जब वेक्टर लगा के चलते हैं, बोर्ड में नंबर कट जाएंगे, ठीक है भैया, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से करना, तो जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करो, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो sin थीटा है, तो यहाँ के लोग क्या कहते चलते हैं, यहाँ वेक्टर लेके चलते हैं, ये भी P sin थीटा लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। अभी मैग्नीट्यूड की टर्म में P sin थीटा। अब मेरी बात सुनो, सबसे मेन बात है, कुछ बच्चों को लगता है कि ये तो घुमाएगा, ये टॉर्क तो घुमाएगा, अरे ये टॉर्क घुमाएगा नहीं, ये टॉर्क आपको उस पोजीशन पे लेके जाने के लिए घुमाएगा जहां से आपने इसको उठाया, यही इसका परफेक्शन है। आई रिपीट, अगर मैं इस एक्चुअली बताया क्या है, मेन कंसेप्ट है वो सुनो, ये इस पोजीशन पर लाया गया है, ये इस पोजीशन पर लाया गया है, जो ये टॉर्क आपका बना है, टो इक्वल टू P sin थीटा, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये क्या करता है, ये रिस्टोर करता है किसकी पोजीशन, किसकी, डायपोल की, जहां से आपने इसको
उठाया ना, ये उसी पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, अब जब छोड़ोगे तो जो फोर्स लेके गया ना उसको, वो रिस्टोरिंग फोर्स था। ऐसे जब तुम इसको यहां से उठा के लाए ना, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उसको दोबारा से इसी पोजीशन पर लाने के लिए प्रोड्यूस हुआ है, वही रिस्टोरिंग टॉर्क है टो। दिमाग में रखना कि टो आ गया तो घुमाएगा, ये तो टॉर्क घुमाएगा, घुमाएगा नहीं, इट्स अ रिस्टोरिंग टॉर्क। कि आपने अगर मेरी पोजीशन से मेरे को टिल्ट किया तो मैं अपने इस डाइपोल को वहीं लेके आऊंगा जहां मैं था, जहां पर मैं अपनी एनर्जी को मिनिमम कर सकूं, एट द पोजीशन वेयर आई कैन गेट माई टोटल एनर्जी मिनिमम। तो इसका मतलब ये है कि दिस टॉर्क इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क, टो इक्वल्स टू पी साइन द रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो अगर डायग्राम में कोई डाउट, सारी बात क्लियर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल एट एन एंगल थीटा रखा हुआ है। ठीक है, हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि भाई तुमने एक्चुअली इसको कितना घुमाया है, रखा हुआ नहीं है, रखा तो जा नहीं सकता। ये तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं ना, तो ये अब तक आ चुका होता, ये उस कंडीशन में जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, अभी अपन कुछ एग्जांपल से और डिस्कस करेंगे इसको, इसलिए पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि यह अपने पास रिस्टोरिंग टॉर्क है। यहाँ पे तो हम लाए एक इंटरमीडिएट पोजीशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ ऐसे रखा हुआ नहीं है, रखा हुआ नहीं है, रख ही नहीं सकते आप। टो इक्वल्स टू पी साइन थीटा डायग्राम बताते हैं और यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। तो टो इक्वल्स टू पी साइन थीटा में टो वेक्टर इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, यस और नॉट? यस, अब बनेगा ना, इसीलिए अभी टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ था, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस। ठीक है, तो ये इसका किस टर्म्स में हो गया, वेक्टर की टर्म में हो गया, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, दैट्स अ टॉर्क। नेट फोर्स याद रखना, लगने वाला नेट फोर्स कहता है जीरो, क्योंकि लगने वाला QE और माइनस QE, मतलब QE और QE दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट, इधर 5 इधर -5, नेट फोर्स कितना, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये वाइवा क्वेश्चन एक बार पूछ लेते हैं टीचर कि नेट फोर्स जीरो है तो क्या ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, तो बच्चा सोचता है नेट फोर्स ही जीरो है तो रोटेट कौन करेगा। नेट फोर्स जीरो हुआ तब भी क्या करता है, रोटेट करता है, बस उन लगने वाले फोर्सेस की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो रोटेट कर सके। ठीक है, तो टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, यहां तक बात क्लियर। अच्छा, इस टो की डायरेक्शन पूछ लेते हैं कई बार। तो अभी तुम्हारा जो डाइपोल कैसे रखा था, डाइपोल तुम्हारा ऐसे रखा था, यहाँ पर क्या था नेगेटिव क्यू, यहाँ पर क्या था प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पर क्या है थीटा। ठीक है, स्क्रू, ठीक है स्क्रू, और उस स्क्रू को ऐसे पी से ई की डायरेक्शन में लेके जाइए। तो जो आपका स्क्रू जिस डायरेक्शन में जा रहेगा बढ़ेगा, तो मैं पी से ई की तरफ जा रहा हूं क्योंकि पी इस तरफ है, नहीं पी से पी इस तरफ, पी इस तरफ है, ई इस तरफ है, तो पी से ई। या फिर ऐसे करो, पुट अ राइट हैंड पी टू ई, move the right hand P to E, so there's a thumb direction going to represent the direction of the torque. तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां मिली मुझे, इनसाइड, इनसाइड, अंदर की तरफ। तो P क्रॉस E, तो थंब को ऐसे रखा, P से E की तरफ रोटेट हुआ, P से E, तो दैट्स थंब डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग द कहां, टॉर्क की डायरेक्शन। तो टॉर्क की डायरेक्शन मिल गई अपन को, अंदर की तरफ लगने वाली टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो जो मेन बात थी पकड़ में आई, कि मेन बात ये बताई मैंने आपको कि इट्स अ रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और तुम लाए डाइपोल को, डाइपोल रख दिया तुमने नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये लीजिए सर, नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, और ये हो गया P। अब मेरे को एक बात बताओ, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पैरेलल, टो की वैल्यू बताओ, टो कितना घुमाएगा भाई तू। अब मैंने डाइपोल ऐसे रखा, घुमा, कितना घुमाएगा, टो इक्वल्स टू पी ई साइन जीरो, तो इक्वल्स टू जीरो। मैं क्यों घुमाऊंगा भाई, तो कहता है मैं क्यों घुमाऊंगा भाई, जो मेरे को काम करना है तो मैं तो पहले ही करके रख रखा है क्या, मैं उसको उठा के उसी पोजीशन पर लाता, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो एक और कंसेप्ट, जो अपने पास डाइपोल मोमेंट में ये जो अपने पास टॉर्क जो लगता है इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में टॉर्क लगता है, वो एक्चुअली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में लाने की ही कोशिश करता है हर बार। गेटिंग पॉइंट। तो जो ये वाली कंडीशन है, जब आपका थीटा इक्वल्स टू जीरो होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्थायी साम्यावस्था।
स्थायी साम्यावस्था। लेकिन अगर मैं अब यहाँ से इसको उठा के किसी एंगल पे ले गया, मान लो मैंने एंगल ये कर दिया, तो ये क्या करने वाला है, टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। क्या क्या जाएगा, थीटा। तो ये क्या करेगा, भैया मेरे को तो उसी पोजीशन पर आओ, देन द टॉर्क विल बी जनरेट, देन द टॉर्क विल बी इंट्रोड्यूस इन दैट सिनेरियो, तब टॉ आता है। ऐसा नहीं कि टॉ का काम घुमाना है कि टॉ तो भाई घुमाएगा, नो। मेन पॉइंट क्या है, टॉ जब भी आता है जब आप उसको किसी एंगल पर लेकर जाते हैं। अब इसका एक और कंडीशन समझो, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने वही कंडीशन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने डाइपोल को रख दिया ऐसे, इस बार नेगेटिव और पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट के द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन p, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बताओ एंगल कितना, p और e के बीच में 180, जाओ वैल्यू पे, तो इक्वल्स टू PE sin 180, बताओ कितना सर, तो भी 0 मिल गया, तो फिर इसका मतलब दोनों कंडीशन सेम है क्या। ध्यान दो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब है अस्थायी साम्यावस्था। क्यों, ध्यान दो, अगर मैं इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायपोल को थोड़ा सा भी शिफ्ट करता हूं ना, इतना सा, अगर मैं इस नेगेटिव टू पॉजिटिव को थोड़ा सा भी शिफ्ट करता हूं ना ऐसा, तो ये पूरा का पूरा घुमा के पटकने वाला है इसको ऐसे। इसका मतलब ये कि अगर मैंने इसको यहां पर शिफ्ट किया होता, अगर मैंने इस डायपोल को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दिया होता, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो तुम मेरे को इतना ज्यादा रोटेट करके यहीं लाने वाले हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो भाई तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कहां से आई, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कहां से आई, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इस कंडीशन में एनर्जी हमको सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि आपको इतना वर्क करके मेरे को यहां पहुंचाना है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। आरबीएससी सीबीएसई किसी बोर्ड का बच्चा अंडरलाइन करे ना इस बात को, कि ये 180 वाले डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, दो बात हो गई। थर्ड बात, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा, मान लो आप अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और यहां पर हमने क्या रख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे। अब आप मेरे को बताओ क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो भैया सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, लीनियर मोशन करने लग जाएगा, रोटेशन नहीं, लीनियर। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर फोर्स लिखूंगा इस पॉइंट पर, तो अब आपको लिखना पड़ेगा F1, यहां लिख रहा हूं F1 इक्वल्स टू QE, क्योंकि यहां पर F1 आ गया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड F2 इक्वल्स टू QE2 कुछ और है, क्योंकि भैया E1 और E2 आ गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस तरफ ये मूव करने लग जाएगा। मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन लगा और मान लो यहाँ पर कितना लगा, 5 न्यूटन। आप खुद देखो, मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन लगा, मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन लगा, तो नेट फोर्स लीनियरली कितना लगेगा, 5 न्यूटन। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, तो इसका नाम क्या मोशन आ जाएगा, लीनियर मोशन भी आ सकता है। कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि दोनों तरफ लगने वाला फोर्स बराबर नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉइंट विद द लॉजिक और पॉइंट विद द फिजिक्स कंसेप्ट। ठीक है भैया, तो जो भी डाउट है क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो डू कमेंट, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी बच्चों को क्या हो सके फायदा, और डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। थैंक यू।